रीबर्थ ऑफ डेंजरस मॉमी एपिसोड 6। अच्छा, तुमने अभी कहा कि उसे किसी लड़के ने बचाया। वो लड़का कौन था? नताशा ने सवाल किया। वही शायद जिसके बारे में तुम उस दिन मुझे बात कर रही थी। जैसे ही युवान ने ये कहा, नताशा अपनी भौहें सिकोते हुए बोली, वो तो ज्यादा पावरफुल है। हाँ, वही मुझे भी लगता कि वो कोई आम लड़का नहीं है। वो देखने में भी बहुत अच्छा है। जब वो वहां आया था तो सब उसके ही बातें करने लगे थे। उसने पता नहीं उन लड़कों के साथ क्या किया होगा। नताशा ने कहा, हम इस बारे में बाद में पता लगाएंगे कि वो लड़का कौन है। फिलहाल तुमने ज्यादा पी रखी है। आई थिंक तुम्हें आराम करना चाहिए। मैं आराम नहीं कर सकता नताशा, मुझे अभी के अभी तुम चाहिए। जैसे ही युवान ने ये कहा, नताशा के होठों पर स्माइल आ गई। नताशा, पता नहीं मैं क्यों बार बार उसकी गलतियों को नजरअंदाज कर देता हूँ। प्लीज मुझे संभाल लो। जैसे ही युवान ने ये कहा, नताशा उसे हग कर लेती है। उसके होठों पर इविल स्माइल थी। वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी युवान के दिल में अश्विनी के लिए नफरत पैदा करने में। नेवर लीव मी स्वीट हार्ट। युवान उसकी हाथों की उंगली में अपनी उंगलियां फंसाकर बेड से सटाते हुए बोला। नताशा उसकी आंखों में देख बोली, आई विल नेवर। बोलते हुए नताशा उसे पैशनेटली किस करने लगी। अगले ही पल उन दोनों के कपड़े फर्श पर बिखरे हुए थे और वह दोनों एक दूसरे प्यार के आगोश में डूबे हुए थे। मगर नताशा को यह अंदाजा तक नहीं था कि असल में तो वह युवान उसे अश्विनी समझ उसके साथ वह सब कर रहा था जिसकी नताशा को भनक तक नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ अहान और अश्विनी एक दूसरे की बाहों में बाहर डाले सो रहे थे। आखिर इतने टाइम बाद वो एक दूसरे से इंटीमेट हो रहे थे और नताशा भी तो यही चाहती थी। अगली मॉर्निंग अश्विनी की आंखें खुली, उसने खुद को बेड पर अकेला पाया। थैंक गॉड ये राक्षस मेरे से पहले उठ गया, वरना पता नहीं मैं इसे कैसे फंस कर पाती। वैसे थी तो ये एक नॉर्मल स्लिप ही, मगर अश्विनी को काफी ज्यादा ऑकवर्ड लग रहा था। तभी उसे कुछ याद आया। अरे नहीं, मुझे बच्चों को भी तो उठाना है। उनका आज स्कूल है। वो जल्दी से उठ सूर्य और देव के रूम में चली जाती है। मगर देव और सूर्य तो वहां नहीं थे। ये दोनों कहाँ चले गए? एक बार नीचे देख कर आती हूँ। अश्विनी नीचे जाती है और उसकी आंखें हैरानी के मारे बड़े बड़े हो जाती है। ये दोनों तो रेडी है। अश्विनी उन दोनों को देखते हुए बोली, जो डाइनिंग टेबल पर अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वो दोनों इस वक्त स्कूल ड्रेस में थे और काफी खुश लग रहे थे। अरे वाह बच्चों, तुम आज जल्दी रेडी हो गए। अश्विनी मुस्कुराते हुए उनसे बोली। देव खुश होते बोला, मम्मा मैं पहली बार भैया के साथ जा रहा हूँ इसलिए मैं जल्दी रेडी हो गया। सूर्य उसे घूरते हुए बोला, झूठ। मैंने तुम्हें जल्दी उठाया था, वरना तुम तो कुंभकर्ण की तरह अपनी टांगे इधर उधर फैला कर सो रहे थे। एक तो तुम्हें कोई, मैं तो कोई होश नहीं था, और तुम इतना अजीब तरीके से सोते हो। ठीक से सोने तक नहीं दिया। अब मैं क्या करूं? मेरे अंदर मम्मा की काफी बुरी आदतें हैं। ये सुन अश्विनी उसे घूरती है। मेरी बुरी आदत है? अहान देव की साइड लेते हुए बोला, वो सही तो कह रहा है। कल रात भी तुम। अश्विनी तभी जोर जोर से बीच में खांसने लग जाती है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, और वह भी बच्चों के सामने? तुम्हें शर्म भी है? अश्विनी गुस्से से अहान से बोली। अहान बेचारा कुछ नहीं बोल पाया। मगर देव क्यूरोस होते बोला, कौन सी बात डैडी, मुझे भी बताइए ना। चुप रहो, अभी तुम अंडे से निकले भी नहीं और ऐसी बातें कर रहे हो। पढ़ाई पर ध्यान दो। बहुत बिगड़ गए हो तुम। और खबरदार, आज के बाद तुमने मेरी कॉमिक बुक को हाथ लगाया तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। देव उसकी धमकी सुन किसी अच्छे बच्चे की तरह अपना नाश्ता करने लग जाता है। जब देखो तब सब देव बेबी के पीछे पड़े रहते हैं। देव चढ़ते हुए बोला। तभी अश्विनी गहरी सांस लेते हुए बोली, मैंने भी सोचा है कि मैं जॉब के लिए बाहर जाऊंगी। तुम्हें जॉब करने की क्या जरूरत है? अहान ने पूछा। देव बोला, हाँ डैडी के पास ऑलरेडी इतना पैसा है, आपको दोबारा से वो वेट्रेस की जॉब करने की जरूरत नहीं है। ओहो, ये लड़का आखिर हमेशा बीच में क्यों बोलता है? अश्विन गुस्से से मन में बोली और अगले ही पल अहान से बोली, वल मैं घर पर काफी बोर हो रही हूँ इसलिए जॉब करने जा रही हूँ। अहान इस पर कुछ सोचता है और बोलता है, ठीक है, पहले तुम रेडी हो जाओ, उसके बाद तुम मेरे साथ चलना। तुम्हारे साथ पर कहाँ? अश्विनी ने कंफ्यूज होते हुए पूछा। जितना कहा है उतना करो, बाकी सवालों के जवाब तुम्हें आगे मिल जाएंगे। अश्विनी उसे घूर कर देखती है और वापस अपने रूम में चली जाती है। लड़का कितना एटीट्यूड दिखाती है, जैसे कहीं का किंग हो। अरे नहीं, किंग तो है वो, पर मैं भी किसी क्वीन से कम नहीं। अश्विनी मन में गुस्से से बोली। कुछ देर बाद ड्राइवर देव और सूर्य के लिए वेट कर रहा था।
अश्वनी नीचे झुक उन दोनों की गाल पर किस करती है। बाय बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करना। मम्मा, कार से जाना कितना बोरिंग है। क्या मैं पिछली बार की तरह बस से नहीं जा सकता? देव मुंह बनाते हुए बोला। वही सूर्य को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वैसे भी वो इंट्रोवर्ट था। अश्विनी इस पर अपनी भौं सिकोड़कर बोलती है, इससे क्या फर्क पड़ता है देव? जाओ किसी अच्छे बच्चे की तरह भैया के साथ कार में बैठ जाओ। बाय मम्मा, बाय डैड, देव और सूर्य एक साथ बोले और किसी अच्छे बच्चे की तरह कार में बैठ गए। आहान उन्हें जाते हुए देख रहा था पर उसे उन दोनों की चिंता हो रही थी। अश्विनी आहान के चेहरे पर गंभीर एक्सप्रेशन देख कंफ्यूज होकर बोली, अब तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम भी उनके साथ स्कूल जाना चाहते हो? बोलते हुए अश्विनी हंसने लगी। आहान उसकी तरफ ऐसे देखता है मानो बोल रहा हो, क्या ये जोक था जो तुम हंस रही हो? अश्विनी शांत हो गई और इधर उधर देखते हुए बोली, वो तुम कुछ बोल रहे थे? हाँ, मेरे साथ चलो। तुम्हारे साथ पर कहाँ? अश्विनी कंफ्यूज होते हुए बोली। मैंने कहा ना, बाकी के सवालों के जवाब मैं बाद में दूंगा। कितना सवाल करती हो तुम? जितना कहा है उतना करो। ओके बॉस, अश्विनी आहान को सैल्यूट करते हुए बोली। वो काफी फनी लग रही थी। आहान हंसने के डर से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है और चेहरे पर वैसे ही पुराने वाले सीरियस एक्सप्रेशन बनाए रखता है। नहीं, मैं ऐसी बचकानी चीजों पर हंस नहीं सकता, आहान ठंडी सांस लेते हुए बोला। तभी कुछ देर में वो लोग कार में बैठ गए। अश्विनी पीछे भागते हुए पेड़ों को देख रही थी। थोड़ी देर में वह कर एक बड़ी बिल्डिंग के पार्किंग एरिया में आकर के रुकी। अश्विन हैरानी से उसे बिल्डिंग को देखते हैं जो बादलों को छू रही थी। उनके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में राठौर कॉरपोरेशन नाम लिखा हुआ था, जिसे देख अश्विनी ने हैरान होते हुए खुद से कहा, ये मुझे यहाँ क्यों लाया है? पर वो उससे कोई सवाल नहीं करती है क्योंकि वह नहीं चाहती थी आहान दोबारा उससे गुस्सा हो जाए, इसलिए वो चुपचाप किसी अच्छे बच्चे की तरह उसके पीछे चलती है। वो जैसे ही अंदर अपने कदम रखती है, लोग और एम्प्लॉइज उसे घूर घूर कर देखने लगते हैं, मगर किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी वो कुछ बोल सके क्योंकि इस वक्त आहान यहाँ था। इसलिए वो लोग अपने एक आंख कंप्यूटर स्क्रीन पर और दूसरी आंख अश्विनी पर रख रहे थे। सब कितने सीरियस होकर काम कर रहे हैं। आई थिंक इनका बॉस इन्हें मारता होगा। पर तभी उसे कुछ याद है, अरे नहीं, इनका बॉस तो ये राक्षस ही है। मैं भी ना पता नहीं क्या क्या सोच रही हूं। जब वो दोनों वहां से चले गए तो एम्प्लॉइज आपस में कुछ सब करने लगे। ये लड़की कौन थी? शायद बॉस की गर्लफ्रेंड है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो कभी किसी लड़के के क्लोज नहीं आती। शायद वो उसकी कोई फैमिली मेंबर है। वहीं शनाया भी अब तक वहां आ चुकी थी। वो उन लोगों की बातें गौर से सुनने लगी। जो भी है, वो कितनी सुंदर थी। वो इंडियन लगी नहीं रही थी। उसकी आंखें कितनी ज्यादा सुंदर है। मैंने आज से पहले ऐसी आंखों को नहीं देखा। और बॉस की भी आंखें तो कितनी ज्यादा सुंदर है। वो दोनों आपस में मेड फॉर ईच अदर लग रहे हैं। लड़कियां तो जैसे जेलेस हो रही थी, पर वो सब जानती थी उनका आहान के साथ कुछ चांस भी नहीं था। वो लोग एक झलक आहान के देख ले, यही काफी था। तभी एक लड़का बोला, अरे मैं इस लड़की को जानता हूं। अच्छा बताओ कौन है? ये तो मल्होत्रा खानदान की बड़ी बेटी अश्विनी मल्होत्रा है। इसके बारे में अफवाह है कि यह प्रेग्नेंट हो गई थी, इसलिए मल्होत्रा खानदान ने ऐसे घर से आउट कर दिया था। तभी दूसरा लड़का बोला, अगर ऐसा होता तो वो मल्होत्रा खानदान की पार्टी में मौजूद नहीं होती। उसका एटीट्यूड देखा उसने। अपनी बहन को सबके सामने थप्पड़ मारा था। वो पागल लड़की नताशा उस थप्पड़ को डिजर्व करती थी। लड़की अपनी बहन जैसी बिल्कुल भी नहीं लग रही है। लगता ही नहीं कि वो उसकी बहन है। अरे, वो सच में बहन नहीं है, बस उसकी स्टेप सिस्टर है। नताशा धनंजय मल्होत्रा की नाजायज औलाद है, तो ऐसा है। हाँ, मैंने सुना है अश्विनी की मॉम भी काफी ज्यादा सुंदर थी, पर अब वो कहाँ है इसके बारे में किसी को भी कुछ आइडिया नहीं है। यहाँ तक कि उसकी एक पिक्चर भी न्यूज़पेपर या किसी आर्टिकल में नहीं प्रिंट की गई है। तो ये नताशा की बहन है? शनाया गुस्से से खुद से बोली। वहीं दूसरी तरफ आहान अपनी प्राइवेट लिफ्ट से अपने केबिन में आ गया। अश्विनी आहान के आलीशान केबिन को देखती है। वो काफी सुंदर तरीके से डेकोरेट था और ग्लास वॉल से पूरे मुंबई शहर को झांक जा सकता था। अश्विनी ग्लास वॉल से पूरे शहर को निहार रही थी। तभी आहान की आवाज़, वहां से जंप करने का इरादा है क्या? जैसे ही आहान ने ये कहा, अश्विनी की आंखों के सामने कुछ फ्लैशबैक आने लगे। कैसे वो पिछले जन्म में नताशा के धक्का देने पर बिल्डिंग से नीचे गिर गई थी। आहान तभी अश्विनी के हाथों को देखता है जो ग्लास वॉल पर कसे जा रहे थे। आहान को कुछ गड़बड़ लगी।
वो इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होंगे, इसलिए अपने हाथों की पावर इस्तेमाल करना बंद करो। आहान का ताना सुन अश्विनी बुरी तरह चढ़ गई। वो उसकी तरफ पलटते हुए बोली, अच्छा अब बताओ मुझे तुम अपने ऑफिस किस काम के लिए लाए हो? आहान ठंडी सांस लेते हुए बोला, तुम्हें जॉब चाहिए थी ना? हाँ, मगर एक सेकंड, कहीं तुम मुझे अपने कंपनी में जॉब तो नहीं ऑफर करने वाले हो? ये बोलते हुए अश्विनी की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई थी। राठौर कंपनी में जॉब करना हर किसी का सपना था, पर वहां एम्प्लॉयज काफी मुश्किल से चुने जाते थे। हर एम्प्लॉय में बहुत स्पेशल क्वालिटीज, टैलेंट और बिजनेस का काफी ज्यादा नॉलेज होता था। इसके साथ साथ उन्हें एटलीस्ट 3 कंट्रीज की लैंग्वेज आनी जरूरी थी। ये सबकी ड्रीम कंपनी थी और यहाँ सैलरी भी काफी दी जाती थी। क्यों, ऐसे क्या देख रही हो? अब तुम्हें यहाँ से भागने का कोई और बहाना नहीं मिल रहा है क्या? आहान उसे टोंट मारते हुए बोला। ये लड़का इतनी आसानी से मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, अश्विनी आहान को घूरते हुए मन में बोली। वहीं दूसरी तरफ जब से शनाया को पता चला था कि आहान अश्विनी को यहाँ लाया है, उसका दिमाग काफी ज्यादा खराब हो गया था। आखिर वो उसे लड़की को यहाँ कैसे ला सकता है? उसे तो कोई नॉलेज भी नहीं है। क्या वो जानबूझकर मुझे जलाने के लिए आहान के साथ यहाँ आए हैं? ऐसा ही है, वरना वो यहाँ क्यों आती? नताशा चलते हुए ये सब खुद से बोल ही रही थी, तभी वो गलती से ऋषभ से टकरा जाती है। सॉरी नताशा, बोलते हुए ऋषभ जैसे ही वहां से जाने लगा, नताशा उसे बीच में रोकते हुए बोली, ये तुम्हारे हाथ में किसके डॉक्यूमेंट हैं? नताशा ने उन डॉक्यूमेंट पर अश्विनी की फोटो को देख लिया था, इसलिए वो क्यूरियोसिटी से पूछ रही थी। ऋषभ अपने हाथ में पड़े डॉक्यूमेंट को देख बोला, ओ, यह अश्विनी मैं के डॉक्यूमेंट्स है। जैसे ही ऋषभ ने अश्विनी के नाम के आगे मैं लगाया, नताशा गुस्से से पगला गई। उसका ड्रीम था वह आहान से शादी करे, राठौड़ मैंशन की मालकिन कहलाए। मगर अश्विनी ने आहान से शादी नहीं की थी, फिर भी उसके लोग उसे मैं कहकर बुला रहे थे, उसे रिस्पेक्ट दे रहे थे। ये बात नताशा को डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। अच्छा, पर उनकी क्या जरूरत है? ऋषभ जवाब देते हुए बोला, जरूरत है क्योंकि आज से अश्विनी मैं यही जॉब किया करेगी। जैसे ही ऋषभ ने ये कहा, नताशा की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गईं। वॉट, अश्विनी यहाँ पर जॉब करेगी? ऋषभ अपनी आईब्रो सिक्योरिटी बोलते हुए, क्यों, कोई प्रॉब्लम है? वैसे क्या आप अश्विनी मैं को जानती हैं? नताशा बोलने लगी, हाँ, मैं जब वहां की मेंशन गई थी तब उससे मिली थी। ओह ऐसा क्या? ऋषभ बोला, हाँ, पर मुझे नहीं लगता उसे बिजनेस का कोई नॉलेज भी है। इस पर ऋषभ हंसते हुए नताशा से बोलते हैं, अश्विनी मैंने अपनी ग्रेजुएशन लंदन की फेमस यूनिवर्सिटी से की थी। उसे वहां पर स्कॉलरशिप मिली थी और वहीं से उन्होंने डिप्लोमा लिया था। उन्हें बिजनेस का काफी अच्छे से नॉलेज है और ऐसे किसी को जज नहीं किया करते। लास्ट वाली लाइन नताशा के ईगो पर लगी थी। वो ऋषभ को सुनना चाहती थी, मगर ऋषभ आहान का असिस्टेंट था, इसलिए वह नाखून से अपनी हथेलियां कुचलने के सिवाय कुछ भी नहीं कर पाए। ऋषभ फिर आहान के केबिन में आ गया, पर उसे पता था अश्विनी अंदर है, इसलिए उसने बाहर से दरवाजा नॉक किया। अंदर से आह्वान की आवाज आए, कम। ऋषभ अंदर आ गया। उसने देखा अश्विनी अपना चेहरा लटकाए उदास बैठी हुई थी। अश्विनी ने जब ऋषभ को देखा, वो बोली, अरे ऋषभ कैसे हो तुम? उस रात तुम्हें गोली कहाँ लगी थी? ऋषभ हल्की स्माइल के साथ बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं गोली बस छूकर निकली थी। तभी उन दोनों ने अपने ऊपर आहान की ठंडी नजरों को पाया और वो दोनों चुप हो गए। आहान उन्हें घूरकर देख रहा था। राक्षस कहीं का, अश्विनी मन में बोली। ऋषभ ने तभी अपने हाथ में पकड़ी फाइल को आहान की तरफ बढ़ा दिया। यह क्या है? अश्विनी ने पूछा। मैं इसमें आपकी सारी डिटेल्स है। आप लंदन की कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ी है? आपने कौन से कोर्स में डिग्री हासिल कर रखी है? और हमें रिसेंटली पता चला कि आप एक डेवलपर भी हैं। ये सुन अश्विनी की आंखें चौंधिया गईं। बाप रे, ये लोग तो मेरे बारे में एक एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते जा रहे हैं। पता नहीं कोई राज भी रहेगा या नहीं। तभी आहान उसे देखते हुए बोला, तुम्हारे पास इतना टैलेंट है, फिर भी तुम एक वेट्रेस की जॉब करती हो। इट्स वेरी सस्पेक्टिव। दूसरी तरफ युवान को होश आता है और वो खुद कौन एक ब्लैंकेट में पाता है। मैं यहाँ, युवान ने कहा। उसकी आंखों के सामने कल रात के फ्लैशबैक घूमने लगे थे। तभी नताशा मुस्कुराते हुए कॉफी का कप आगे करती है। युवान नताशा की तरफ देखता है। गुड मॉर्निंग बेबी, नताशा स्वीट स्माइल के साथ बोली। ये हमने क्या कर दिया? ये सुन नताशा की मुस्कुराहट गायब हो गई। कम ऑन युवान, तुम ऐसे रिएक्ट मत करो जैसे हमने फर्स्ट टाइम ये किया है। क्या तुम खुश नहीं हो? नताशा ने कहा।
युवान, जो अपनी लोअर पहन रहा था, बोला, मैं नशे में था, पर तुम मुझे रोक सकती थी ना। तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? नताशा गंभीर होकर बोली। मगर युवान उससे कुछ नहीं बोलता और वहां से जैसे जाने लगता है। तभी नताशा उसे पीछे से पकड़ लेती है। युवान को अपनी पीठ पर नताशा के गर्म आंसू महसूस हो रहे थे। वो ठंडी सांस लेता है जबकि नताशा सिसकियां ले रही थी। युवान, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? क्या तुम मुझसे बोर हो गए हो? अगर हो गए हो तो मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी लाइफ से चली जाऊंगी। पर प्लीज ऐसे स्ट्रेंजर की तरह मत करो, नताशा ने कहा। युवान पीछे पलटता है और उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए बोलता है, हमने वो सब बिना प्रोटेक्शन के किया था, जो ठीक नहीं है। नताशा बोली, अगर किया भी था तो क्या हुआ? तुम मेरे ही हो या फिर तुम्हें कोई और मिल गई है? युवान ठंडी सांस लेते हुए बोला, तुम ओवरथिंकिंग करना बंद करो। मैं तुम्हारा ही हूं, पर अभी मैं अपने करियर की पीक पर पहुंचा हूं। अगर होटल स्टाफ ने हमें ऐसे देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। कुछ गड़बड़ नहीं होगी, मैंने ऑलरेडी सब मैनेज लिया है। बाहर पार्किंग एरिया में कार खड़ी है, अब हमें यहां से जाना चाहिए, नताशा ने कहा। युवान बोला, ठीक है, पर पहले मैं शावर ले लेता हूं। नताशा इस पर मुस्कुरा देती है। युवान जो शावर के नीचे खड़ा था, उसकी आंखों के सामने कल रात के फ्लैशबैक जा ही नहीं रहे थे। उसने इमेजिन किया था कि वो अश्विनी के साथ था, पर सुबह उठते ही उसका ये भ्रम भी गायब हो गया। उसने गुस्से से अपना हाथ दीवार पर मारा। मुझे हो क्या रहा है? मैं आखिर क्यों खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं? युवान गुस्से से खुद से बोला। वहीं दूसरी तरफ राठौड़ कॉर्पोरेशन में, हाँ तो क्या हुआ? मुझे यहाँ इंडिया में कोई जॉब नहीं दे रहा था, इसलिए मुझे मजबूरन वेटर की नौकरी करनी पड़ी थी, अश्वनी ने कहा। आहन उसकी ओर देखते हुए बोला, अब मैं तुम्हें ये जॉब दे रहा हूं। अश्विनी जल्दी से बोली, नहीं, मुझे नहीं करनी। तुम्हारे पास इतना टैलेंट और नॉलेज है, वेटर की नौकरी करके तुम बस अपना टैलेंट वेस्ट कर रही हो। आहन उसकी तरफ देखते हुए बोला। अश्विनी के पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय आहन का जॉब ऑफर स्वीकार करने के, इसलिए वो मान गई। ऋषभ अपने बॉस की मन ही मन तारीफ करते हुए बोला, वाह बॉस सच में सामने वाले पर काफी प्रेशर डालते हैं ताकि वो उसकी बात आसानी से मान जाए। वहीं दूसरी तरफ मल्होत्रा कॉर्पोरेशन में प्रमोद धनंजय से बोला, सर एक गुड न्यूज है। जब से बुरी खबरें मिल रही हैं, मुझे नहीं लगता मुझे फिर से कोई गुड न्यूज सुनने का मौका भी मिलेगा। धनंजय निराशा से फाइल के पन्ने पलटे हुए बोले। तभी प्रमोद बोला, सर आप गुड न्यूज सुनेंगे तो सारी बुरी खबरें भूल जाएंगे। सुनाओ, क्या न्यूज है? धनंजय बोला। प्रमोद बोलने लगा, गुड न्यूज ये है कि उस कंपनी की सीईओ ने तीसरी कंपनी के तौर पर हमारी कंपनी को चुना है। ये सुन धनंजय खुश होते हुए बोले, तो तुमने उसे आखिरकार मना ही लिया? हाँ बॉस, प्रमोद प्राउडली मुस्कुराते हुए बोला, पर अगले ही पल वो सीरियस होकर बोलने लगा, मगर सर एक प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम? आहन की कंपनी को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने आपके साथ पार्टनरशिप करने से मना कर दिया। यहां तक कि मित्तल कंपनी में भी यही कहा था, पर पता नहीं तभी आहन ने उन सीईओ से एक अजीब सी शर्त रखी। कैसी शर्त? धनंजय भौहें आपस में सिकोड़ते हुए बोले। प्रमोद जल्दी से बोलने लगा, यही कि आपको उनकी कंपनी की एमडी को मनाना होगा। एमडी वो होता था जो सीईओ के बाद आता था। ये सुन धनंजय हैरानी से बोले, जब आहन इसके लिए मान गया है तो फिर ये एमडी बीच में कहां से आ गया? वही तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा बॉस, पर उस कंपनी की एमडी तो शनाया बाजाज है ना? प्रमोद के इतना बोलते ही धनंजय की आंखें चमकने लगी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कैसे बॉस? क्योंकि वहां की एमडी मेरी बेटी की दोस्त है। मैं नताशा से बोलकर आज ही उससे कांटेक्ट करूंगा। ये तो अच्छी बात है, पर सर हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। प्रोजेक्ट पर वर्क अगले वीक से शुरू किया जाएगा। कोई बात नहीं, तब तक काम हो जाएगा। बोलते हुए धनंजय नताशा को कॉल करता है। वहीं दूसरी तरफ नताशा अपनी मां मिताली को सब कुछ बता रही थी। मॉम, युवान कल अश्वनी से एक क्लब में मिला था। मिताली हंसते हुए बोली, उस कुतैया का काम तो है ही लड़कों को फंसाना, इसलिए वो क्लब गई होगी और युवान ने उसे देख लिया होगा। मव बी मॉम, पर इस बार उसने अश्वनी के साथ उस लड़के को देखा था जो मॉल में उसके साथ था। ये सुन मिताली के चेहरे पर सीरियसनेस आ गई। क्या युवान को पता चला वो लड़का दरअसल में कौन था? यही तो वो सवाल कर रहा था। मम्मा, मुझे उस बी गुना से जलन होती है। उसे कोई न कोई बेहतर ऑप्शन मिल जाता है। इवन दो कल युवान ने उसकी वजह से ओवरनाइट ड्रिंक किया था। आई एम जेलिस फ्रॉम हर लक।
नताशा ऑलमोस्ट रोते हुए बोली। मिताली उसे संभालते हुए बोलने लगी, तुम अभी बस युवान पर ध्यान दो। जब तक उसे सच नहीं पता चलेगा, वो तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। लेकिन मम्मा, एक दिन तो सच बाहर आ ही जाएगा ना, तब की हम बाद में देख लेंगे। तभी नताशा का फोन रिंग होता है। वही राठौड़ कॉर्पोरेशन में अश्विनी आहान के केबिन से बाहर आ चुकी थी। उसके साथ एक लड़की भी थी। इधर आओ मैम, मैं आपको ऑफिस दिखाती हूँ। वो लड़की काफी इज्जत के साथ बोली। हाँ क्यों नहीं, अश्विनी ने नकली मुस्कान के साथ कहा। वो लोग वहां आ गए जहां एम्प्लॉइज अपना अपना काम कर रहे थे। अश्विनी उन सबको गौर से देख रही थी, पर उसे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। यहाँ तो इतने सारे लोग हैं। तभी वो लड़की गंभीर होकर उन सब से बोली, अटेंशन प्लीज। उसके इतना बोलते ही सब लोग अश्विनी और उस लड़की की तरफ देखने लगे। अरे ये तो वही सुबह वाली लड़की है ना? हाँ, क्या ये हमारे साथ काम करने वाली है? तभी उस लड़की ने कहा, इनसे मिलिए, इनका नाम अश्विनी है और आज से ये आप सबके साथ काम करेगी। एक और बात, ये आप सबकी सीनियर है। अरे ऐसी क्या खास बात है जो ये ऑफिस में कदम रखने से पहले हमारी सीनियर बन गई? वो लड़की गुस्से से बोली, चुप रहो। इन्होंने अपनी स्टडी लंदन की यूनिवर्सिटी से की है और इन्हें 4 भाषाएं भी आती हैं। साथ ही साथ ये एक डेवलपर भी है, इसलिए इनसे इज्जत से पेश आना। अश्विनी के बारे में इतना सब सुनकर सब काफी इम्प्रेस हो गए थे। वेल, ये अच्छा है, मिलकर अच्छा लगा। तभी वो लड़की अश्विनी के कान में बोली, यहाँ की एमडी से बचकर रहना, वो काफी खड़ूस है। वैसे तो वो आहान सर की फैमिली के काफी करीब है, पर वो यहाँ सब पर अपना ऑर्डर चलाती रहती है। ये सुनकर अश्विनी की आंखों के सामने बस एक ही चेहरा आ रहा था। उसका नाम क्या है? अश्विनी ने पूछा। वो लड़की बोली, शनाया बाजाज। ओह शनाया, क्या आप उन्हें जानती हैं? हाँ शायद। अश्विनी ने इतना ही कहा था कि तभी सब लोग शांत हो गए। अब इन लोगों को क्या हुआ? तभी किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आई, ये क्या फाइल बनाई है? एकदम बकवास, लग रहा है जैसे कॉलेज के प्रोजेक्ट की फाइल है। तुम्हारा नॉलेज एकदम तुम्हारे दिमाग की तरह खाली है। वो एम्प्लॉई डरते हुए बोला, सॉरी मैम, प्लीज मुझे एक चांस दीजिए, मैं फाइल फिर से रेडी कर लूंगा। तुम्हें कोई चांस नहीं मिलेगा। आखिर तुम भूल कैसे गए कि तुम इस वक्त राठौड़ कॉर्पोरेशन में काम कर रहे हो? तुमने जिस आइडिया के बेस पर जो फाइल बनाई है, वो बिल्कुल बेकार है। शनाया गुस्से से बोली। तभी उसने दूसरी फाइल को देखा और उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। इस आदमी का आइडिया कितना अच्छा है, तुम्हारे आइडिया से लाख गुना बेहतर है। कुछ सीखो इससे। शनाया अपने पीछे खड़े लड़के की तरफ इशारा कर बोली। पहला लड़का शर्मिंदा हो जाता है और अपनी फाइल लिए वहां से जाने लगता है। तभी वो सामने खड़ी अश्विनी को देखता है। अश्विनी को उस पर तरस आ रहा था। वो लड़का अश्विनी के पास से जाने ही वाला था कि अश्विनी गंभीर होकर बोली, रुको। अश्विनी की आवाज सुनकर शनाया गुस्से से उसे घूरकर देखने लगी। वो लड़का रुक गया। जरा मुझे अपनी फाइल दिखाओ, अश्विनी अपना हाथ आगे करते हुए बोली। मगर लड़का हिचकिचा गया। तुम इन सबकी सीनियर हो, लेकिन ये मत भूलो कि मैं यहाँ की एमडी हूँ। जब मैंने एक बार ये फाइल रिजेक्ट कर दी, तो ये बेकार है। और ये मत भूलो कि मैं तुम्हारी सीनियर हूँ, शनाया घमंड से बोली। वेल, जो भी हो, मैं इस फाइल को चेक किए बिना वेस्ट नहीं जाने दूंगी। जरा मुझे दिखाओ। ये सुनकर शनाया के होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई। पता नहीं लोग लंदन की यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा लेने के बाद खुद को बहुत बड़ा बिजनेसमैन क्यों समझने लगते हैं। उसके पीछे खड़ा वो लड़का, जिसकी अभी थोड़ी देर पहले शनाया ने तारीफ की थी, उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ मैम। सिर्फ सुंदर होने से कुछ नहीं होता, टैलेंट और नॉलेज भी आना जरूरी होता है। शनाया और उस लड़के के ताने को अश्विनी पूरी तरह इग्नोर कर देती है और उस लड़के की फाइल को पढ़ने लगती है। तकरीबन 1 घंटे बाद अश्विनी ने फाइल को बंद किया और वो अपनी जगह से उठ गई। लड़के को लगा कि जैसे अश्विनी भी अब उससे निराश हो गई है, इसलिए वो जाने लगा। तभी अश्विनी गंभीर होकर उसे बोलने लगी, तुम यहीं रुको, मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा। उसकी बात सुनकर लड़का वहीं रुक गया। तभी अश्विनी सामने लगे प्रोजेक्टर को ऑन कर देती है। अटेंशन एवरीवन, अश्विनी के इतना कहते ही सब लोग उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। शनाया मन में बोली, अब ये लड़की क्या करने वाली है? क्या चल रहा है इसके दिमाग में? तभी अश्विनी ने अपने चेहरे पर गंभीरता लाते हुए कहा, वेल, ये प्रोजेक्ट बुरा नहीं है बल्कि और भी ज्यादा यूजफुल है। जैसे ही अश्विनी ने ये कहा, वो लड़का खुश हो गया। शनाया गुस्से से उसकी तरफ उंगली पॉइंट करते हुए बोली,
ये तुम क्या बकवास कर रही हो? वो प्रोजेक्ट बिल्कुल भी काम का नहीं है। अश्विनी, जो अपने हाथ बांधे खड़ी थी, ईविल स्माइल करते हुए बोली, तुम्हें आई के बारे में पता होना चाहिए मिस शनाया। आजकल आई काफी एडवांस हो रही है। आने वाले 10 सालों में आई इंटरनेट की तरह ही पूरे वर्ल्ड पर रूल करेगी और इससे काफी सारे क्राइम्स और इल्लीगल काम भी लोग करेंगे। इसलिए वो एक स्ट्रॉन्ग वेब ब्राउजर बनाना चाहता है जहां इल्लीगल वेबसाइट्स बैन हो जाएंगी और वहां काफी सारी हेल्पिंग वेबसाइट्स होंगी जो डायरेक्ट कई पुलिस स्टेशंस और एजेंसियों से कनेक्ट होंगी। शनाया अश्विनी पर बरसते हुए बोली, ये सब बकवास है। उसके लिए गूगल और क्रोम जैसे ब्राउजर पहले से बने हुए हैं। वो काफी फेमस भी है। अगर हमने ऐसा कोई ब्राउजर बनाया भी तो वो फ्लॉप हो जाएगा। और तुम क्राइम रोकने की बात कर रही हो, तो लोग डार्क वेब पर जाकर भी इल्लीगल काम कर सकते हैं। अश्विनी ठंडी सांस लेते हुए बोली, पर हम ऐसा ब्राउजर बना रहे हैं जो लोगों के लिए काफी सेफ हो, उनका डेटा भी सेफ रखे और उनके बच्चे भी गलत कामों से बचें। तभी अश्विनी प्रोजेक्टर को ऑन कर देती है, जिसमें एक आई फीमेल खड़ी हुई थी और वो एनिमेट करके नोवा ब्राउजर के बारे में बता रही थी। नोवा ब्राउजर की स्पीड, मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी फीचर्स, इंट्यूटिव मिनिमलिस्ट डिजाइन्स, एक्सटेंसिव कस्टमाइजेशन ऑप्शंस, आई पावर्ड सर्च टूल्स, सब एडवांस फीचर्स प्रेजेंट होंगे। इसमें अलग अलग सर्च इंजन भी मौजूद होंगे। और प्रॉफिट प्रोजेक्शंस, इसका शुरुआती 1 साल में $20 बिलियन भी हो सकता है। अब सबको वो प्रोजेक्ट काफी पसंद आ रहा था, मगर यह रिस्की भी था क्योंकि पहले से ही ऐसे कई वेब ब्राउजर बने हुए थे। पर राठौड़ कंपनी कोई आम कंपनी नहीं थी। वो एडवर्टाइजमेंट करके इस ब्राउजर को फेमस कर सकती थी। बस चाहिए था कि वो ब्राउजर लोगों और क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्रांच के लिए काफी प्रॉफिटेबल हो। अश्विनी तभी अपनी चिन पर हाथ रखते हुए बोली, वैसे मेरे दिमाग में एक ऐप डेवलपमेंट का आइडिया भी है, मैं उसे ट्राई करूंगी। तुम्हारे दिमाग में भी जरूर कोई बकवास आइडिया ही होगा, शनाया चिढ़ते हुए बोली। मगर अश्विनी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और बोलने लगती है, किसी ऐप की मार्केटिंग सबसे पहले उसके यूजर के इमोशंस करते हैं। अगर वो उसके इमोशंस से मेल खाते हैं, तो वो इस ऐप को अपने आप आगे प्रमोट करता रहता है और ऐसे उसके फैमिली, उसके क्लोज वंस, उसके फ्रेंड्स इस ऐप पर आ जाते हैं। ऐसा भी क्या तुम्हारे दिमाग में आइडिया है? एक लड़के ने पूछा। अश्विनी बोली, खैर हम उसे बाद में देखेंगे। शनाया तभी बोली, चाहे जो भी हो, पर सेलेक्ट हो, मेरी टीम के मेंबर का ही प्रोजेक्ट होगा। ओह, ऐसा क्या? पर तुम्हारी टीम के मेंबर ने किस टॉपिक पर बनाया है? शनाया बोली, ऑफ कोर्स, उसने एक गेमिंग ऐप लॉन्च करने का प्रेजेंटेशन दिया है। आजकल गेमिंग ऐप्स काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। मुझे लगता है अगर ये ऐप जो मेरी टीम के मेंबर ने सोचा है, वो इंडिया में लॉन्च हुआ तो बहुत जल्दी बाकी देशों में भी लॉन्च हो जाएगा। अश्विनी बोली, अच्छा, पर तुम लोग गेम कौन सा बनाने वाले हो? तभी वो लड़का प्रोजेक्टर में एक चिप फिट कर देता है और उसमें एक एनिमेशन वीडियो चलने लगती है जो उसने काफी मेहनत से बनवाई थी। सब लोग काफी ध्यान से उस क्लिप को देख रहे थे, जो उसे प्रोजेक्टर पर लगी हुई थी। उस क्लिप में एक लड़की थी जिसे ज़ॉम्बीज को मारने का मिशन दिया जाता है। अरे, ये गेम तो मैं 10 साल पहले खेलती थी। इसके लेवल काफी ज्यादा आसान है और आजकल ये गेम कोई नहीं खेलता, अश्विनी हंसते हुए बोली। क्या तुम मेरी टीम के मेंबर का मजाक उड़ा रही हो? शनाया उसकी ओर उंगली पॉइंट कर बोली। लड़का गुस्से से बोलने लगा, तुम्हें इसके बारे में पता भी है? मैंने इसके बारे में काफी डीपी रिसर्च की थी, तब जाकर मेरे दिमाग में यह आइडिया आया था। वाह, जो भी है, मुझे इतना पता है, आजकल की गेमिंग कंपनीज और गेम्स काफी ज्यादा एडवांस हो गए हैं। इसलिए ये गेम तो बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। तुम्हें थोड़ा और रिसर्च करना चाहिए था और यह जानना चाहिए था कि आजकल की जनरेशन कौन से गेम्स खेलना पसंद करती है। ये गेम 2020 से पहले खेले जाते थे, अब लोग माइनक्राफ्ट, फ्री फायर और पबजी जैसे गेम्स खेलते हैं। शनाया गुस्से से बोली, तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। अगर ऐसा है तो तुम बॉस से क्यों नहीं पूछ लेती? अश्विनी बोली। ये सब आहान जो कैबिन में बैठा हुआ था, सामने लगी लेड स्क्रीन से सब कुछ देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ आहान जो अपने केबिन में बैठा हुआ था, सामने लगी लेड से लाइव ये सब देख रहा था। उसके पास ही ऋषभ था। उसने ऋषभ से कुछ कहा, जिसे सुनकर ऋषभ जल्दी से केबिन से बाहर आ गया। वहीं अश्वनी और शनाया के बीच बहस जारी थी। तभी ऋषभ वहां आ गया और सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोला, अटेंशन एवरीवन। ये सुन सब ऋषभ की तरफ देखने लगे। ऋषभ आगे बोला, बॉस ने कहा है वो इस कंपनी के एमडी को रिप्लेस कर एक नए एमडी को चुनने वाले हैं।
जैसे ही ऋषभ ने ये कहा, शनाया की आंखें डर के मारे बड़ी हो गईं। वहीं लोग आपस में खुश नजर आ रहे थे। एम्प्लॉई आपस में बात करते हुए बोले, वाओ, इसका मतलब शनाया अब हमारी एमडी नहीं रहेगी। मतलब अब वो हम पर हुक्म भी नहीं चला पाएगी। हाँ, पर हमारी नई एमडी होगी कौन? उन लोगों की बातें शनाया को गुस्सा दिला रही थीं। वो गुस्से से ऋषभ से बोली, ये क्या बोल रहे हो? एमडी को रिप्लेस कर दिया जाएगा? पर क्यों? अचानक बॉस को क्या हो गया जो ये फैसला ले लिया? क्योंकि मैम, आपकी वजह से कंपनी को पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है और अब बॉस नहीं चाहते कि कंपनी का और नुकसान हो। लेकिन बॉस ने आपको एक मौका दिया है। ऋषभ की बात सुनकर शनाया खुश होकर बोली, मैं उस मौके को हाथ से नहीं जाने दूंगी। बस मुझे एक चांस दो। ऋषभ सोचने का नाटक करते हुए बोला, ठीक है, पर आप सब लोग यहाँ किसके बारे में बातें कर रहे थे? मैंने सुना यहाँ अभी बहस हो रही थी। ऐसे ऑफिस में बहस करना यहाँ के माहौल के लिए ठीक नहीं है। शनाया एटीट्यूड के साथ बोली, यहाँ कुछ लोग फालतू के प्रेजेंटेशन को प्रॉफिटेबल बताकर कंपनी का नुकसान करवाने पर तुले हुए हैं। मैं उन लोगों को ही रोक रही थी। इस पर ऋषभ बोला, अच्छा, कैसा प्रेजेंटेशन और वो लोग कौन है? अश्वनी तब अपने हाथ बांधकर गंभीर होकर बोली, मेरी टीम के मेंबर ने काफी अच्छा प्रेजेंटेशन तैयार किया है, पर शनाया ने एमडी होने के नाते उसे रिजेक्ट कर दिया और उस प्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट कर लिया जो कंपनी को नुकसान में डाल सकता है। ये सुन ऋषभ बोलने लगा, वेल, आप लोग बहस करना बंद कीजिए और अपने अपने प्रेजेंटेशन बॉस को दिखा दीजिए। शायद बॉस इन्हीं प्रेजेंटेशन के आधार पर ही नए एमडी को सिलेक्ट करेंगे। यानी कि मेरे पास बस यही एक मौका है, शनाया खुद से बोली। उसे यह मौका काफी अच्छा लग रहा था और दूसरी बात यह कि उसे अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस था कि आहान उसका ही प्रेजेंटेशन सेलेक्ट करेगा। काश बॉस इस खड़ूस एमडी को अपनी पोस्ट से हटा दे। हाँ, ये काफी रूड और एरोगेंट है। बॉस ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। इस बार तो पक्का अश्वनी मैम ही जीतेंगी, ऋषभ मन में बोला। वह आहान का प्लान अच्छे से जानता था। उसके दिमाग में हमेशा कुछ न कुछ चलता रहता था जो किसी को भी समझ नहीं आता था। ऋषभ भी बस कुछ ही बातें समझ पाता था। ऋषभ उन दोनों प्रेजेंटेशन फाइल को आहान को दे आता है। वहीं दूसरी तरफ मल्होत्रा कॉर्पोरेशन में धनंजय मल्होत्रा इस वक्त ग्लासवॉल के सामने खड़े थे और नताशा से कॉल पर बात कर रहे थे। हेलो नताशा बेटा। हाँ जी, बोलिए डैड। नताशा की टोन नाराज थी। धनंजय गहरी सांस लेकर बोले, पापा से अभी भी नाराज हो? हाँ, आपने मेरी बेल क्यों नहीं करवाई? वो इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि तुम आगे से ऐसी कोई गलती न करो। नताशा गुस्से से आगे कुछ बोलने वाली थी, तभी मिताली ने उसे बीच में ही रोक दिया। धनंजय बोले, तुम मल्होत्रा खानदान की एकमात्र ऐसी वारिस हो जो आगे चलकर इस खानदान पर राज करेगी। क्या तुम ये नहीं चाहती? राज करने वाली बात सुन नताशा की आंखों में चमक आ गई और वो जल्दी से बोली, ऑफ कोर्स डैड। अब दीदी को तो घर से निकाल दिया गया है, तो अब मैं ही तो आगे चलकर इस खानदान को संभालूंगी। गुड, पर अभी क्या है, हमारी कंपनी डूब रही है, जिसे बचाने के लिए मैंने राठौड़ कंपनी से पार्टनरशिप की है। जैसे ही धनंजय ने ये कहा, नताशा और मिताली दोनों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। नताशा बोली, ये तो दुनिया की टॉप 10 बड़ी कंपनियों में से 3rd नंबर पर आती है ना? तो फिर ये हमारी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करने के लिए कैसे मान गई? मानी नहीं है। इस कंपनी का ओनर चाहता है कि मैं वहां की एमडी को मनाऊं और उस कंपनी की एमडी तुम्हारी दोस्त शनाया बाजाज है। क्या तुम अभी भी उसके संपर्क में हो? जैसे ही धनंजय ने ये कहा, नताशा धीरे से दुखी टोन में मिताली से बोली, तो डैड ने बस अपने फायदे के लिए मुझे कॉल किया है? शुश, उन्हें नाराज मत करना, उनसे बात करो। ओके मॉम, नताशा बेमन से बोली। उसने धनंजय से कहा, क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? नताशा जल्दी से बोली, नहीं, अभी काफी समय से उससे बात नहीं हुई है। तो फिर बात करो और उसे मेरे बारे में बताओ। मैं ये प्रोजेक्ट डील हाथ से नहीं जाने दे सकता। ठीक है डैड, मैं बात करूंगी, बोलते हुए नताशा कॉल कट कर देती है। ये राठौड़ कंपनी का ओनर पागल हो गया है क्या? वो आखिर ऐसी अजीब शर्त डैड से कैसे रख सकता है? मिताली बोली, मैंने सुना है वो लड़का बहुत ज्यादा हैंडसम है और उसके बारे में अफवाह भी है कि वो और फ्रांस का किंग एक ही है। नताशा हंसते हुए बोली, व्हाट अ जोक मॉम, मैं सच कह रही हूँ। राठौड़ फैमिली एक मिस्टीरियस फैमिली है और ना ही उनसे रियल ओनर के फेस को कुछ लोगों के सिवाय किसी ने देखा है। इवन फ्रांस का किंग भी सीक्रेट है।
उसको भी किसी ने अब तक नहीं देखा। नताशा मजाक उड़ाते हुए बोली, अरे वाह, उसे किसी ने नहीं देखा, तब भी लोग उसे हैंडसम बताते हैं। मुझे लगता है वो काफी अगली है, इसलिए अपना चेहरा रिवील नहीं करता। मिताली बस ठंडी सांस लेती है। राठौड़ कॉर्पोरेशन में शनाया के चेहरे पर आज घमंड के साथ साथ कॉन्फिडेंस भी झलक रहा था। वो बंदा जिसने ज़ॉम्बी वाले गेम का प्रेजेंटेशन बनाया था, शनाया की चापलूसी करते हुए बोला, मैम आप बिल्कुल भी चिंता मत करना, ये लड़की पक्का हार जाएगी और शायद बॉस इसे सीनियर की पोस्ट से हटाकर कंपनी से भी बाहर कर देंगे। शनाया अपने होठों पर एटीट्यूड भरी मुस्कान लिए बोली, मुझे पता है, इसलिए मैं बस इंतजार कर रही हूं कि कब बॉस इसे जॉब से आउट कर दे। ये बस आहान के मुफ्त के टुकड़ों पर पल सकती है और कुछ नहीं। तभी ऋषभ वहां आ गया और उसके आते ही सब सीरियस हो गए। सभी को अब रिजल्ट की चिंता थी और लोग इंतजार कर रहे थे कि उनका एमडी अश्विनी और शनाया में से कौन बनने वाला था। ऋषभ तभी बोला, बॉस ने उन दोनों में से एक प्रेजेंटेशन को सिलेक्ट कर लिया है और हमारी टीम जल्दी ही उस प्रोजेक्ट पर अपना काम शुरू करने वाली है। पर बॉस ने किसका प्रेजेंटेशन सिलेक्ट किया है? किसी ने पूछा। ऋषभ अपनी भौहें सिकोड़ते हुए बोला, ज़ॉम्बी गेम वाला प्रेजेंटेशन। ऋषभ ने इतना कहा ही था, तभी शनाया सीट से खड़ी होकर जोर से बोली, ये मैं जानती थी, बॉस हमारा प्रेजेंटेशन ही सिलेक्ट करेंगे। फिर एटीट्यूड के साथ अश्विनी की तरफ देखते हुए बोली, देखा, मैंने पहले ही कहा था, तुम्हारी टीम के मेंबर का प्रेजेंटेशन काफी बकवास है। आई थिंक तुम लोगों को और मेहनत करनी चाहिए। ये सुनकर ऑपोजिट टीम का वो एम्प्लॉय जिसने प्रेजेंटेशन दिया था, उदास हो गया। तभी ऋषभ बोला, सब लोग शांत हो जाओ और मेरी बात को पूरा सुनो। उसके इतना कहते ही सब लोग उसकी बातों को गौर से सुनने लगे। आहान केबिन में बैठा ये सब बिना किसी इमोशन के देख रहा था। ऋषभ तभी आगे बोला, बॉस ने इस गेमिंग प्रेजेंटेशन को रिजेक्ट कर नोवा ब्राउजर को सिलेक्ट कर लिया है। उसके इतना कहते ही सब लोग उस आदमी के लिए तालियां बजाने लगे। वो आदमी ये सुनकर काफी खुश था। अश्विनी भी उसके लिए काफी खुश थी। देखा, मैंने कहा था ना, तुम्हारा ये प्रेजेंटेशन सिलेक्ट हो जाएगा। थैंक यू मैम, ये सब आपकी वजह से हुआ है। कोई जरूरत नहीं, बस ऐसे ही मेहनत करते रहो। तभी शनाया गुस्से से बोली, आखिर इस प्रेजेंटेशन में ऐसा क्या खास है? ऋषभ बोला, आई टेक्नोलॉजी एडवांस होने के साथ साथ काफी डेंजरस भी होती जा रही है। लोगों की आवाजों, आदतों और उनकी फेस पिक्स का क्लोन बनाकर बहुत मिसयूज किया जा रहा है। सेलिब्रिटीज भी इससे काफी परेशान है। तो ऐसे में ये सिर्फ ब्राउजर बनाना, जो आई को डिटेक्ट कर पता लगा लेगा कि क्या फेक है और क्या रियल, ये पब्लिक वेलफेयर के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद भी है। शनाया अब कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसे अब डर था कि उसे एमडी की पोस्ट से हटा दिया जाएगा और उसकी जगह उसकी दुश्मन अश्विनी वहां बैठी होगी। फिर अश्विनी की तरफ देखते हुए ऋषभ बोला, तो आज से इस कंपनी की नई एमडी अश्विनी मैम है और सीनियर किशन है, जिसने नोवा ब्राउजर को बनाने का प्रेजेंटेशन दिया था। अपने खुद का प्रमोशन होते देख किशन काफी खुश था। लोग अश्विनी और किशन के लिए क्लैप कर रहे थे। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। कॉन्ग्रेचुलेशंस सर। चलो अच्छा है, अब हमें शनाया के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। वो वैसे भी सबको बुली करती रहती है। वहीं शनाया गुस्से में अपने टीम मेंबर को थप्पड़ मारकर वहां से चली जाती है। बेचारा टीम मेंबर वहां अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो रिजाइनिंग लेटर देकर चला गया। मैम, इस प्रोजेक्ट पर काम आपको एक टीम के साथ करना होगा। वैसे भी आप एक डेवलपर हैं, तो बॉस को पूरा यकीन है आप इसे कर लेंगी, ऋषभ ने कहा। वहीं अश्विनी तो सदमे में थी। आखिर वो एक ही दिन में एम्प्लॉय से सीधा सीनियर और अब एमडी बन गई थी। वो आहान के केबिन में आ गई। उसने आहान को घूरते हुए कहा, आखिर तुम्हारा इन सबके पीछे का मकसद क्या है? आहान बिना अश्विनी की तरफ देखे अपनी बैक चेयर से टिकाकर एक हाथ से फाइल के पन्ने पलटते हुए रिलैक्स होकर बोला, पहला शनाया को उसकी पोस्ट से हटाना, दूसरा तुम्हें यहां रखना, और तीसरा खैर, वो तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। बोलते हुए आहान के होठों पर एक ईविल स्माइल थी, जिसे देखकर अश्विनी कंफ्यूज हो गई। और तीसरा क्या है? अश्विनी ने पूछा। आहान बोला, तुम्हें सच में जानना है? अश्विनी बोली, क्यों नहीं, मुझे इतना तो पता है कि तुमने ये सब जानबूझकर तो नहीं किया। तुम एक बिजनेसमैन हो, इन सबके पीछे तुम्हारा कोई खास मकसद जरूर होगा। आहान ये सुनकर अपनी चेयर से खड़ा हो गया और अपनी पैंट की जेब में हाथ डालकर अश्विनी की तरफ बढ़ने लगा, जिससे अश्विनी डर के मारे अपने कदम पीछे करने लगी। आहान एरोगेंट आवाज में बोला,
वेल, जितना बेवकूफ मैंने सोचा था उतनी हो नहीं तुम। अश्विनी अटकते हुए बोली, हाँ हाँ, तो किसने कहा था तुम्हें सोचने को? मैं समझदार हूँ, और जो मुझे बेवकूफ समझता है उससे बड़ा गधा कोई नहीं हो सकता। बोलते हुए अश्विनी जैसे ही वहां से भागने को हुई, आहान अपना एक हाथ उसकी कमर पर ले जाकर उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे अश्विनी के हाथ आहान के कंधों पर स्थिर हो जाते हैं। आहान अपना चेहरा नीचे झुकाता है और सिडिक्टिव आवाज में अश्विनी से कहता है, पता नहीं क्यों आजकल मेरा मन तुम्हें वाइफी बुलाने को करता है। क्या तुम्हारा मन मुझे हस्बैंड बुलाने को नहीं करता? जैसे ही आहान ने ये कहा, अश्विनी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आहान उसे वो हक देना चाहता था जो वो डिजर्व करती थी। ये उससे कभी युवान ने भी नहीं कहा था। मगर वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए बोली, भी बिल्कुल भी नहीं। ये तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? आहान अपनी गर्म सांसें उसके कानों पर छोड़ते हुए बोला, जब से तुम आए हो तब से करने लगा हूं। आई रियली डोंट नो व्हाई आई टॉक सिली टू यू। दैट्स नॉट इन अहम डिक्शनरी। बोलते हुए आहान अपना चेहरा ऊपर कर अश्विनी की आंखों में देखता है। उन दोनों के होठों के बीच अब सिर्फ कुछ दूरी ही बची थी। आहान उन दूरियों को भी मिटा देना चाहता था। वो अश्विनी की आंखों में अपने लिए जज्बातों को देख पा रहा था। वो घबरा रही थी, पर वो उससे दूर भी नहीं जाना चाहती थी। आहान तभी उसके चेहरे की तरफ झुकता है, जिससे अश्विनी अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। उसके हाथ जो आहान के कंधों पर थे, अब वो बाहें बन आहान के गले में उलझ चुके थे। आहान तभी अश्विनी के माथे पर किस करता है, जिससे अश्विनी अपनी आंखें खोल लेती है। हालांकि आहान ने आज उसे होठों पर किस नहीं किया था, पर फिर भी वो शर्मा रही थी। उसके गाल लाल हो गए थे क्योंकि आहान की फहद किस काफी प्यार भरी थी। आहान उसकी ब्लशिंग देखकर खुद को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर पा रहा था। आहान उसे छेड़ते हुए बोला, तुम बंदर की तरह लाल चेहरा बनाना बंद करो, वरना मैं तुम्हें बाइट कर लूंगा। जैसे ही आहान ने ये कहा, अश्विनी उसे घूरते हुए देखने लगी। क्या है ये लड़का? एक पल के लिए रोमांटिक और अगले ही पल एरोगेंट बन जाता है। वो अपने मन में गुस्से से बोली, छोड़ो मुझे, तुमसे कोई बात नहीं करनी। अश्विनी आहान की पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, पर तभी आहान उसकी कमर को और भी टाइटली पकड़ लेता है। पर मैं तो तुमसे बात करूंगा, आहान रूड वॉइस में बोला। अश्विनी बोली, नहीं नहीं, हम बंदर हैं ना। बंदर और इंसान किस करते हुए अच्छे थोड़ी न लगते हैं। जाओ, किसी इंसान को जाकर किस करो। ओह, तो तुम ये मानती हो कि तुम बंदरिया हो? आहान उसे और भी ज्यादा चिढ़ाते हुए बोला, जिससे अश्विनी बुरी तरह से चिढ़ गई। आखिर वो एक खूबसूरत लड़की को बंदरिया कैसे बुला सकता था? आधी रात का वक्त था और अश्विनी के अगल बगल देव और सूर्या लेटे हुए थे। मम्मा, वो इंग्लिश वाली टीचर बहुत ही ज्यादा स्वीट थी। उन्होंने मुझे चॉकलेट भी खाने को दी। देव बड़े ही प्यार से अश्विनी की बाहों में लेटकर बोला। सूर्या बोला, तुम्हें तो हर खाने की चीज अच्छी लगती है, पर उस चॉकलेट का टेस्ट कितना बुरा था। अश्विनी बोली, क्योंकि तुम्हें चॉकलेट पसंद नहीं है ना सूर्या, इसलिए ऐसा लगा होगा। तभी आहान वहां आ गया, जिससे वहां शांति छा गई। तुम लोग अब तक सोए नहीं? आहान ने पूछा। देव खुशी से बोला, डैडी आप भी हमारे साथ सोइए ना। अश्विनी गुस्से से बोली, ये गलत बात है देव, उन्हें अपने कमरे में सोने दो। पर मम्मा, पर वर कुछ नहीं। तभी सूर्या का फोन रिंग हुआ। आहान उस टेबल के पास था, इसलिए उसने जब सूर्या के फोन को रिंग करते देखा, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। तुम्हारा तो कोई दोस्त नहीं है, तो फिर तुम्हारे फोन पर कॉल्स क्यों आ रही है? आहान के इस सवाल पर सूर्या बोला, वो आजकल मेरा फोन मम्मा यूज कर रही है। अश्विनी जल्दी से बिस्तर से खड़ी हुई और भागते हुए वहां आ गई। रुको, ये फोन मुझे वापस दो, मेरी दोस्त का कॉल होगा। मगर आहान ने अपना हाथ ऊपर कर लिया और कॉल पिक कर लिया। आहान की उंगलियां गलती से स्पीकर पर भी प्रेस हो गई थी। पीछे से साइम की आवाज आई, जिसे सुनते ही अश्विनी की आंखें डर के मारे बड़ी बड़ी हो गईं। वहीं दूसरी तरफ शनाया ने आज पूरे दिन में 6 शराब की बोतलें खाली कर दी थीं। उसका मन कर रहा था कि यही बोतल अश्विनी के सिर पर मार दे। मेड भी बेचारी काफी चिंता में थी। मैम साहब, आपको इतनी शराब नहीं पीनी चाहिए, वरना मजबूरन मुझे आपके डैड को कॉल करना पड़ेगा। शनाया गुस्से से उस मेड पर चिल्लाते हुए बोली, तुम अपने आप से काम रखो। मेरा दिमाग पहले से ही बहुत खराब हो चुका है, जाओ यहां से। जी मैम साहब, मेड डरते हुए वहां से चली गई। शनाया नशे की हालत में खुद से बोली, ठीक से पीने भी नहीं देते ये लोग। एक तो मैं आहान की फियांस नहीं बन पा रही,
ऊपर से मेरी एमडी की पोस्ट भी मुझसे छीन ली गई है। मेरी दोनों जगह वो कमीनी राज कर रही है। शनाया ये बोल ही रही थी, तभी उसका फोन रिंग हुआ। ये कौन साला मुझे सुबह से कॉल किए जा रहा है? इसे चैन नहीं है क्या? शनाया गुस्से में बिना नंबर देखे कॉल पिक कर लेती है और गुस्से से बरसते हुए बोलती है, कौन है बे तू, और क्यों सुबह से कॉल कर मुझे परेशान कर रहा है? तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आई, हेलो, मैं नताशा मल्होत्रा बोल रही हूँ, पहचाना? नताशा बोलते ही शनाया एकदम से उठकर बैठ गई। वहीं दूसरी तरफ, रुको, ये फोन मुझे वापस दो, मेरी दोस्त का कॉल होगा। मगर आहान ने अपना हाथ ऊपर कर लिया और कॉल पिक कर लिया। आहान की उंगलियां गलती से स्पीकर पर भी प्रेस हो गई थी। पीछे से साइम की आवाज आई, जिसे सुनते ही अश्वनी की आंखें डर के मारे बड़ी बड़ी हो गईं। पीछे से सैम की आवाज आई, हेलो अश्विनी, सॉरी मेरा फोन पुलिस के पास था इसलिए मैं तुमसे संपर्क नहीं कर पाया। क्या तुम आज फ्री होकर वो एनवलप देने आ सकती हो? जैसे ही सैम ने एनवलप का नाम लिया, आहान अश्विनी को खतरनाक नजरों से घूरने लगा। उसकी ओलिव ग्रीन आंखें जगुआर की आंखों जैसी हो गई थीं, जिसे देख अश्विनी डर गई। तभी देव जोर जोर से चिल्लाते हुए बेड से नीचे उतरकर आहान के पास आ गया। सैम अंकल, क्या कहा इसने सैम? आहान अपने मन में बोला और अब वो समझ गया था कि उसका शक सही निकला। उधर देव की आवाज सुन सैम खुश होते हुए बोला, अरे लिटिल डॉन, तुम, भांजे, कितनी बार कहा है मुझे मामू बोला करो? ये सुन देव फोन को घूरते हुए बोला, हाँ हाँ, समझ गया मेरे हैंडसम मामू। वेल, मैंने सुना तुम्हें तुम्हारे डैड मिल गए। सैम के इस सवाल पर देव खुश होते हुए बोला, हाँ, वो अभी पास में ही है, आप उनसे बात करना चाहेंगे? देव ने इतना कहा ही था कि फोन के दूसरी तरफ मौजूद सैम के पसीने छूटने लगे थे। अश्विनी तो बेचारी डर के मारे कांप रही थी। सत्यानाश हो, अब सारा भांडा फूट जाएगा, अश्विनी डरते हुए आहान की आंखों में देख मन में बोली। क्या कहा तुम्हारे डैड तुम्हारे पास में ही है? सैम ने डरते हुए पूछा। देव इनोसेंट टोन में बोला, हाँ। तुम्हारी मॉम कहाँ है? मॉम भी यहीं है, क्या वो मेरी बात सुन रही है? हाँ। देव के इतना कहते ही सैम की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। अरे डैडी, फोन मुझे दो ना, देव अपना छोटा सा हाथ ऊपर कर बोला, पर वो आहान के घुटनों तक भी नहीं जा रहा था। डैम गॉड, इसका मतलब आहान ने मुझे सुन लिया और वो एनवलप गए हम काम से, सैम डरते हुए खुद से बोला। हेलो सैम, अश्विनी ने डरते हुए कहा। सैम बोला, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा, बाय। अरे मगर सैम ने कॉल काट दिया। ओ ये मामू को अचानक क्या हुआ? कहीं ये आपसे डर तो नहीं गए? देव हंसते हुए आहान से बोला। ये लड़का मुझे फंसाकर खुद कॉल रख चला गया, छोड़ूंगी नहीं मैं इसे, अश्विनी गुस्से से खुद से बोली। पर अब उसे आहान के गुस्से का सामना करना था, क्योंकि अब उन लोगों का ड्रामा सामने आ गया था। तुम मेरे स्टडी रूम में आओ, आहान गंभीर एक्सप्रेशन के साथ अश्विनी से बोला। पर वर कुछ नहीं, अगर तुम नहीं आए तो मैं, आगे बोलते हुए आहान बीच में ही रुक गया। रुको, मैं आ रही हूं, अश्विनी अपना सिर नीचे कर बोली। आहान फिर वहां से चला गया और अश्विनी पीछे पीछे उसके स्टडी रूम तक आ गई। देव और सूर्या अब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। लगता है डैडी सैम अंकल से जलते हैं, पर वो तो उनके भाई हैं ना, डैडी कितना जलते हैं, मम्मा से भी ज्यादा, ही, देव हंसते हुए बोला। मगर सूर्या को तो ये कुछ और ही मामला लग रहा था। तुम एक बेवकूफ हो, हर मैटर में अपना ही बचकाना लॉजिक ढूंढ लेते हो, सूर्या उसे घूरते हुए बोला। ये सुन अपनी इंटेलिजेंस पर सवाल उठते देख देव गुस्से से बोला, ओहो, मेरी इंटेलिजेंस पर सवाल उठाने से पहले जरा एक बार अपना आईक्यू देख लेना। मैंने कैंडी क्रश गेम का हर लेवल पार किया है और तुम अभी भी लेवल 4 में ही अटके हुए हो। सूर्या इस पर अपनी आंखें छोटी कर लेता है। ये लड़का हमेशा अपनी इंटेलिजेंस को गेम से क्यों कंपेयर करता था? सूर्या अपने हाथ बांधकर सीरियस होकर बोला, मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या उस आदमी ने ये नहीं कहा था कि उसका फोन पुलिस के पास था इसलिए वो मम्मा से कनेक्ट नहीं कर पाया? देव अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर बोला, अरे हाँ, और वो मामू किसी एनवलप की बात भी कर रहे थे। एक्जैक्टली, और आज सुबह मम्मी ने वेट्रेस की ड्रेस भी पहनी थी, यानी कि कल रात वो हुलिया बदलकर उस एनवलप को बाहर गई थी। सूर्या की बात पर देव अपनी चीन पर उंगली रखकर ऊपर देखते हुए सोचते हुए बोला, अरे हाँ, पर डैड ने उन्हें स्टडी रूम में क्यों बुलाया है? क्या वो उन्हें पढ़ाने वाले हैं? ये सुन सूर्या का सिर चकराने लगा था। अरे डैड वहां पर अपना काम करते हैं, उन्हें वहां डिस्टर्बेंस नहीं होता,
वहाँ कई सारी बुक्स भी हैं। क्या वहाँ रोमांटिक नॉवेल्स भी है? जस्ट शट अप, सूर्या गुस्से से बोला, जिसे सुन देव अपना सिर लटका लेता है। उधर दूसरी तरफ नताशा, तुम? शानाया ने कहा। नताशा बोली, हाँ मैं, पर तुम कुछ ठीक नहीं लग रही। शानाया बोली, जब से वो कमीनी मेरी लाइफ में आए हैं तब से मेरी लाइफ में बुरी चीजें ही हो रही हैं। वाह, क्या कोइंसिडेंस है। सेम मेरी लाइफ में एक बिच ने पूरे 6 साल बाद एंट्री मारी है। उसकी वजह से मुझे पब्लिकली इतना क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा कि। शानाया उसकी बात को बीच में काटते हुए बोली, तुम अश्विनी की बात कर रही हो? अश्विनी का नाम सुन नताशा का चेहरा नफरत से भर गया। हाँ वही, शानाया बोली, तब तो एक और कोइंसिडेंस ये है कि हमारी दुश्मन सेम ही है। वॉट, ये तुम क्या कह रही हो? तुम अश्विनी से कब मिली? नताशा हैरान होते हुए बोली। शानाया फिर उसे शुरू से लेकर अंत तक सारी बातें बता देती है। शानाया रोते हुए बोली, उसने न केवल मुझे अहान के सामने डिसरिस्पेक्ट किया बल्कि उससे बोलकर मुझे एमडी की पोस्ट से भी हटवा दिया। मैं जानती हूं ये सब उस शातिर कमीनी की ही चाल है। वेट अ मिनट, इसका मतलब वो मॉल में जिस लड़के के साथ थी वो अहान सिंह राठौड़ था? नताशा अब भी सदमे में थी। सदमे से ज्यादा वो ये सोचकर पागल हो रही थी कि अश्विनी ने वो रात किसी बूढ़े आदमी के साथ नहीं, अहान सिंह राठौड़ के साथ बिताई थी, जिससे उसके 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे। वो अश्विनी की किस्मत से अब जलने लगी थी। इस बिच को तो सच में मुझसे बेहतर मिल गया है। मुझे लगा था वो लड़का बस उसके साथ खेल रहा है, पर अब तो ये नहीं। इससे पहले वो अहान से शादी कर राठौड़ खानदान की मालकिन बन जाए, मुझे उसे रोकना होगा। नताशा गुस्से से उबलते हुए खुद से बोली। आहान के मेंशन में आहान अपने हाथ बांधे अश्विनी के सामने खड़ा था, वहीं अश्विनी अपने दोनों हाथ पीछे करके सिर झुकाए किसी मुजरिम की तरह खड़ी थी। पहले वाली लाइफ ही ठीक थी, कम से कम मेरे पास आजादी तो थी, पर जब से यहाँ आए हूँ ये लड़का मुझे चैन से जीने ही नहीं देता, न कुछ करने देता है, अश्विनी चिढ़ते हुए मन में बोली। वो आहान को बुरी तरह कोस रही थी। मेरी आंखों में देखो, आहान गुस्से से बोला। अश्विनी बड़ी मुश्किल से उसकी आंखों में देखती है। अब मुझे सब सच सच बताओ, आखिर ये चल क्या रहा है? आहान ठंडी आवाज में बोला, जिसे सुनकर अश्विनी बोलने लगी। हम इस बारे में सुबह बात करते हैं न, तब मैं सैम को भी यहाँ बुला लूंगी। पक्का? आहान लगातार उसकी आंखों में देखते हुए बोला। पक्का, अश्विनी बोली। वहीं देव और सूर्य छुपकर उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहे थे। वो नन्हे जासूस इस वक्त बड़े ही प्यारे लग रहे थे। अरे यार, डैड सैम मामू को यहाँ बुलाने वाले हैं, कहीं वो उन्हें मार तो नहीं देंगे? देव ने सूर्य से पूछा। सूर्य बोला, मुझे नहीं लगता, अब चलो यहाँ से वरना डैड हमें देख लेंगे। देव अपना सिर हिलाकर जल्दी से उसके साथ रूम में आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा सा खंडहर इलाका था जहाँ की पुश्तैनी हवेली अब खंडहर में बदल चुकी थी। देखने में वो पुश्तैनी हवेली इतनी भयानक लग रही थी कि उसे देखकर कोई भी आम आदमी डर के मारे अपनी पैंट गीली कर देता। लोगों का मानना था कि वो एक भूतिया हवेली थी क्योंकि वहां रात को कई लोगों के चीखने की आवाजें आती थी। ऐसा लगता था जैसे कोई किसी को बेरहमी से मार रहा हो, इसलिए वहां आसपास कोई नहीं रहता था। इंसान छोड़ो, वहां जानवर भी आने से डरते थे। लेकिन उस हवेली का राज कोई आम इंसान नहीं जानता था। वो राज क्या था, उसे हवेली के अंदर जाकर देखते हैं। बाहर कुछ ब्लैक कलर की कारें आकर रुक गईं। उन कारों में से कई आदमी अपने हाथ में गन लेकर बाहर निकल आए। एक आदमी उनमें से एक महंगी कार का पिछला दरवाजा खोल देता है। तभी एक आदमी, जिसने ब्लैक सूट पहना हुआ था, गाड़ी से नीचे अपना कदम रखता है। बॉस, उसे हमारे आदमी अंदर टॉर्चर कर रहे हैं, ऋषभ आहान से बोला। आहान के चेहरे के एक्सप्रेशंस काफी खतरनाक थे। वो इस वक्त शैतानों का राजा लग रहा था, जो बस खून का प्यासा था। तभी वहां बारिश होने लगी थी, जिससे ऋषभ जल्दी से बैकसीट से छाता निकाल लेता है और आहान को उसके नीचे कर लेता है। आहान परफेक्ट माफिया बॉस के साथ साथ डेमन किंग लग रहा था। वो लोग अंदर हवेली की तरफ जाने लगे, जहां काफी अंधेरा था, इसलिए उसके आदमी टॉर्चर के लिए वहां जा रहे थे। तभी एक आदमी ने नीचे फर्श की टाइल्स को हटा दिया और वहां एक टनल ओपन हो गई। टनल में सीढ़ियां बनी हुई थीं, वे लोग नीचे आ गए। नीचे का नजारा प्राचीन काल के जेल जैसा था। वहां अलग अलग जेल बने हुए थे, जहां आहान के आदमी उसके विक्टिम्स को जलील कर रहे थे। वो लोग बुरी तरह चिल्ला रहे थे। तभी किसी ने कहा, बॉस आ गए। उसके इतना कहते ही सबका ध्यान आहान की तरफ चला गया।
अहान जैसे जैसे अपने आदमियों के साथ आगे बढ़ रहा था, वो लोग नीचे झुककर अहान को ग्रीट कर रहे थे। उसके विक्टिम्स अहान से भीख मांगते हुए बोले, मुझे माफ कर दो एएसआर, मुझे पुलिस के हवाले कर दो पर यहां मत रखो। दूसरा तड़पते हुए बोला, आखिर कब तक हमें टॉर्चर करते रहोगे एएसआर, उस एक गद्दारी की सजा इतनी भयानक क्यों दे रहे हो? इस स्लो टॉर्चर से अच्छा हमें जान से मार दो। मगर अहान को उन लोगों के लिए कोई भी सहानुभूति महसूस नहीं हो रही थी। ये लोग आखिर किससे माफी की उम्मीद कर रहे हैं, जो खुद यमराज से कम नहीं है। इन लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि ये लोग अहान सिंह राठौड़ के नरक में हैं। ऋषभ उन लोगों की हालत को देखकर मन में बोला। ऋषभ को भी अब इन सब की आदत हो चुकी थी, इसलिए वो अहान का हर लीगल और इल्लीगल काम संभालता करता था। तभी एक आदमी वहां आया और अहान के सामने सिर झुकाते हुए बोला, सर, वो पकड़ा गया है, उसे हमने वाले में रखा है, आप मेरे साथ चलिए। अहान फिर उस जेल में आ जाता है जहां एक आदमी बिना किसी कपड़ों के खून और मिट्टी से सना हुआ जेल के कोने में पड़ा हुआ था। उस आदमी ने अपनी नजरें ऊपर कर देखा और कांपते हुए बोला, एएसआर। अहान अंदर आया और उसके बॉडीगार्ड ने पास पड़ी चेयर को साफ करके दिया, जिस पर अहान किन की तरह एक पैर पर दूसरा पैर रखकर बैठ गया। मेरे नाम से ही लोगों के दिलों में दहशत की नदियां बहने लगती हैं, तो लोगों के पास उस नाम के खिलाफ जाने की हिम्मत कहां से आती है? अहान खतरनाक नजरों से उस आदमी को देखते हुए बोला। वो आदमी बुरी तरह से घबरा गया था। बता, मेरे बच्चों को किडनैप करने का कॉन्ट्रैक्ट तुझे किसने दिया था? अहान अपनी खतरनाक आवाज में बोला। मुझे बस कॉल आया था, वो आदमी घबराते हुए बोला। वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था क्योंकि उसका काल उसके सामने बैठा हुआ था। किसका कॉल था? अहान ने ठंडी आवाज में पूछा। ये सुनकर वो आदमी डर गया। वो दोनों तरफ से फंस चुका था। सुना नहीं तुमने, बॉस ने कोई सवाल किया है? अहान का बॉडीगार्ड उसे पंच मारते हुए बोला। मुझे नहीं पता, बस वो एक कॉल था। उसने कहा था अगर मैंने एएसआर को बताया कि उसे किसी का कॉल आया था, तो वो उसे जान से मार डालेगा। अहान अपनी बर्फीली आवाज में बोला, मतलब तुझे बस इतना ही पता है? वो आदमी डरते हुए बोला, हाँ, अब तो मुझे जाने दो। अहान अपना सिर हिला देता है, जाओ। उसकी बातों पर पहले तो उस आदमी को यकीन नहीं हुआ, मगर वो इसे अपना लक मानकर जल्दी से जेल से भागने लगा। ये देखकर ऋषभ अपने होठों के कोने को तिरछा कर लेता है। बेचारा। तभी बाहर किसी के गुर्राने की आवाज आई, जिसे सुन वो आदमी जोर से चिल्लाया। उन सबने बाहर की तरफ देखा। एक काला जानवर उस आदमी को बुरी तरह से नोच रहा था और वो आदमी चिल्ला रहा था, कोई मुझे बचाओ, मगर मदद का कोई फायदा भी तो नहीं था। वहीं कैदियों ने जब ये खौफनाक नजारा देखा, तो वो लोग कोने में जाकर छिप गए। तभी उस आदमी की चीख शांत हो गई और वहां जेल के अंदर एक ब्लैक जगुआर अपने कदम रखता है, जिसकी आंखें बिल्कुल ग्रीन थी। उसे देखकर लोग डर रहे थे और पीछे हट गए शिवाय अहान और ऋषभ के। जगुआर का मुंह खून से सना हुआ था और वो अंदर आकर अहान के पास उसकी उंगलियों को चाटने लगा। ये अहान का पालतू था, जिसका नाम उसने स्लेयर रखा था। ऋषभ, जी बॉस, उस नंबर का पता लगाओ। मुझे मेरे बच्चे और अश्विनी सही सलामत चाहिए, अहान स्लेयर के सिर को सहलाते हुए बोला। जी बॉस, ऋषभ इतना बोलकर वहां से चला गया। वहीं अहान 2 दिन पहले वाली घटना को याद करने लगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।